हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पढ़ाई वाली दोस्त। तो क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सबकी लाइफ भी बिल्कुल मेरी तरह चल रही होगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, थोड़ी इजी और थोड़ी हार्ड। तो इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें जो है हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था एंड उस टॉपिक का नाम है हमारा वर्ब। तो कल से पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने जो है वर्ब को स्टार्ट किया था एंड जो है हमने वर्ब के बारे में जाना था कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी हो गई थी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब जो थी वो ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव, वो इतनी ज़्यादा हमसे पूछी नहीं जाती हैं, है ना। मेन वर्ब जो थी हमारी वो ये थी कि ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव, ये हो गई हमारी। तो ये हमने कल देख ली थी। उसके बाद हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जिसमें कि हमने ये पूरी की पूरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वी डू और हैव, है ना, हमने इनको पढ़ लिया था। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को वी डू हैव के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से जान लिया था कि किस तरह से जो है हमें सेंटेंस में दिखाई देंगी और इनमें क्या एरर होगा। बी जो है ना, बी वाली जो थी वी डू हैव, तो बी वाली जो थी हमारी वो हमें दिखती थी कि फॉर्म ऑफ बी, उसके बाद गोइंग टू होगा एंड गोइंग टू के आगे हमें क्या चाहिए होगा, बेस फॉर्म। वैसे ही डू का था कि डू डिड और डज जो होते हैं ना वो ऑलवेज वी वन लेते हैं। तो ये हो गया। हैव का ऐसा था कि कंपल्सन वगैरह दिखाते थे, तो हैव टू, हैज़ टू, हैड टू आएगा, है ना। आगे हमें क्या है, बेस फॉर्म लगाना होता था। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है ना। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कंप्लीट हो गई थी। अब आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ेंगे, जिसमें कि ये टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है प्योर मॉडल्स और एक होती हैं पार्शियल, या फिर इनको हम कहते हैं इम्प्योर मॉडल्स, ठीक है। इनके ये नाम क्यों हैं वो हम आगे जानेंगे। सो आज हम करने वाले हैं, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे ये इतनी सारी हैं, ठीक है ना, कितनी ज़्यादा हैं ये हमारे पास। प्योर मॉडल्स और इम्प्योर मॉडल्स दोनों ही। इम्प्योर में हमारी 3 आ जाएंगी, यूज टू, डेयर और नीड, ठीक है। और प्योर में ये सब हो गई कैन, कुड, विल, शैल, मे, माइट, शुड और टू, मस्ट एंड वुड, ठीक है ना। तो इनको हम आज स्टार्ट करेंगे प्योर मॉडल से। हमारी जो क्लास रहने वाली है वो प्योर मॉडल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये तो हम कर ही चुके थे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये सब है ना, वी डू हैव। सो आज की हमारी क्लास होने वाली है यहाँ से ये। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, आखिरकार ये क्या होती हैं, ठीक है, किस तरह से इनका यूज़ होता है। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। सबसे पहले देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है, पहला पॉइंट क्या है, यूज़ ओनली हेल्पिंग वर्ब। इनका यूज जो है केवल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे होता है, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारी थी कौन कौन सी अभी हमने पढ़ी, कैन, कुड, मे, माइट, शुड और टू, मस्ट, वुड, इस तरह से, है ना, विल, शैल। तो इनका यूज जो है हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये सेंटेंस के सब्जेक्ट या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं, ठीक है ना। याद होना चाहिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वो चेंज हो जाती हैं और वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से यूज होती हैं। ये देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारी 3 थी ना, वी डू हैव, इसमें लिखा था क्या है कि ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह से यूज होती हैं। और ये जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट, जो भी उसका सब्जेक्ट करता रहा होगा और जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। कैसे होती हैं आप देखें, जैसे ये हमारा था, अब ये वी डू और हैव, तो हैव की जो ये V5 हैज़ है ना, आप यहाँ देखें, सबसे पहले इसको ही देख लेते हैं। इस यहाँ पे क्या मेन वर्ब की तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब मेन वर्ब की तरह, और दूसरा वाला हम देखते हैं तो वहाँ क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये यूज़ हो गई ना कि ये हमारी क्या है, ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना। इस जो है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पर काम कर रही है ये मेन वर्ब की तरह, और यहाँ पर किसकी तरह कर रही है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो वो हमारा जो पहला पॉइंट था कि ये जो है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से यूज़ होती हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे डन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। अब देखिए टेंस और मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम सब्जेक्ट देखते हैं, सबसे पहले हैज़ को पकड़ो, हैज़ को क्या यहाँ आ जाते हैं, ये देखो यहाँ से समझ में आएगा। हैव लिखा है ना, दे हैव रीच्ड। अब यहाँ देखो सबसे पहले दे हमारा प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से हैव, यहाँ पे V1 जा रहा है ना, हैव। तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे V1 इस मतलब प्लूरल ही वर्ब जा रही है ना, यहाँ पे प्लूरल वर्ब जा रही है। वहीं हम देखें कि सी हमारी सिंगुलर है,
तो यहाँ पे क्या हम V5 ले रहे हैं, है ना, ये इस तरह से। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ना, क्योंकि सब्जेक्ट देखो आप, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से हैज़ हो रहा है। अब हैज़ क्या है, ये हमारी जो हैव है ना, बी डू और हैव, तो हैव की क्या है, हैव की V5 हमारी हैज़ है, हैव की V5 ही तो जो हमारी हैज़ है ना। तो ये यहाँ V5 लग रही है क्योंकि सिंगुलर है। वहीं ये देखो हैव का V1 क्या है, हैव ही होता है ना। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, इस वाले में दे वाले में ठीक है ना। तो यहाँ दे है, प्लूरल है, तो उसके हिसाब से हैव। तो ये हमें वो वाला पॉइंट हमारा क्या हुआ कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमने सिंगुलर वर्ब लगा दी, यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा दी। इसी तरह से वैसे ही ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं कि जहाँ पास्ट की बात हो रही होती, अब यहाँ पे कुछ लिखा होता ना, तो यहाँ हैव की जगह हैड आ जाता, या फिर दे हैव मैनी फ्रेंड्स, या फिर उसके पास बहुत से दोस्त थे तो दे हैड मैनी फ्रेंड्स, इस तरह से हो जाता। तो हम यहाँ पे हैड कर देते, तो हमारा क्या है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता। अभी टेंस हमारा प्रेजेंट में है तो इसलिए हैव लगा रहे हैं, वहीं हम पास्ट की बात करते तो हम हैड कर देते। तो वही पॉइंट है कि यहाँ तो बिल्कुल सही हो गया कि ये जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ये दोनों तरह से यूज़ होती है, मेन वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी। ये सब्जेक्ट के, ये जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और उसके टेंस यानी कि काल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। वहीं हम देखें अपना अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसमें ये है कि ये ओनली और ओनली किसमें, हेल्पिंग वर्ब की ही तरह यूज़ होती हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये सेंटेंस के सब्जेक्ट या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं, ठीक है ना। ये चेंज नहीं होती, वैसी की वैसी रहती, कैन का कैन ही रहता है ना। हेल्पिंग वर्ब हम कैंस नहीं कर सकते, कैनिंग नहीं कर सकते कि V1 में हमने ING जोड़ ली है ना, ऐसे करते हैं ना उसमें, वो हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ नहीं कर सकते। ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इनको जो है हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा हमारा है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये हमेशा और हमेशा अपने साथ बेस फॉर्म लेती हैं, ठीक है ना, हमेशा अपने साथ बेस फॉर्म लेते हैं। जो हमारा बेस फॉर्म हमने वी डू हैव का बताया था ना, वैसे ही हर जो भी वर्ब होती है तो उसका बेस फॉर्म अपना होता है, तो ये बेस फॉर्म लेते हैं ना कि यहाँ पे हम V2 V1 कुछ भी नहीं कर सकते। अब V1 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि V1 हमें याद रखना है कि V जो होती है ना उसकी बेस फॉर्म V होती है और उसकी V1 जो होती है वो होती है इज एम आर, तो हम इसलिए बेस फॉर्म पढ़ते हैं ना कि V1। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा हमेशा ही जो है अपने साथ बेस फॉर्म लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 पॉइंट। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम पहले पढ़ेंगे कैन और कुड को। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारी कितनी थी आप देखें यहाँ पे, ये थी ना, ये सारी है ना, कैन, कुड, विल, शैल, मे, माइट, शुड, ऑट टू, मस्ट और वुड, ठीक है ना। तो हम अभी कैन और कुड को पढ़ते हैं, इन दोनों को साथ में ही पढ़ा जाता है, तो हम इनको साथ में ही पढ़ेंगे क्योंकि इनमें आपस में जो है संबंध है, रिलेशन है, वो आगे हमें समझ में आएगा। सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारी सबसे पहले चलते हैं हम कैन और कुड की तरफ, ठीक है। सो कैन, पहला पॉइंट क्या है कि कैन बताता है प्रेजेंट की क्षमता, ठीक है। कैन जो है प्रेजेंट की क्षमता बताता है, कोई भी कैपेसिटी या एबिलिटी हमें जो है वो बताता है प्रेजेंट के बारे में, ठीक है। और कुड क्या है, कुड पास्ट की क्षमता दिखाता है। ये दोनों ही क्षमता दिखाते हैं कैन और कुड, लेकिन कैन क्या दिखाता है, कैन प्रेजेंट की क्षमता और कुड पास्ट की क्षमता है। एग्जाम्पल से समझेंगे कि आई कैन राइट इन इंग्लिश, ठीक है ना, मैं इंग्लिश में लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट इन इंग्लिश, तो ये क्या है, प्रेजेंट की तो क्षमता है ना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश में लिखना क्या है, एक हमारी कह सकते हैं एबिलिटी है, हमारी ये क्षमता है कि हमें इंग्लिश में लिखना आ रहा है। एंड कहाँ हम लिख रहे हैं कि आई कैन राइट इन इंग्लिश, ठीक है ना। और कैन के बाद देखें आप बेस फॉर्म लगाए ना, राइट है ना, राइट, रोट, रिटन, इस तरह से होता है ना। राइट की बेस फॉर्म भी राइट ही है और V1 भी, तो कैन ने देखो अपने साथ राइट V1 ले बेस फॉर्म ले लिया, और आगे कैन हमें जो है आई कैन राइट इन इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो ये हमें क्या प्रेजेंट की क्षमता लिखा रहा है। सो अगला है हमारा कि व्हेन आई वॉज यंग आई कुड स्विम वेरी फास्ट। अब आप देखें व्हेन आई वॉज यंग, यहाँ पास्ट की बात हो रही है ना कि जब मैं जवान था, तो आई कुड है ना, अब यहाँ पे पास्ट है ना, तो पास्ट का पास्ट में जाता है एक, तो उससे हम देख लेंगे। दूसरा क्या है, आई कुड स्विम वेरी फास्ट, अब मतलब पहले की बात की जा रही है ना, यहाँ ये कह रहा है कि जब मैं जवान था मैं जो हूँ बहुत तेज़ी से तैर लेता था,
तो अब पास्ट का पास्ट में जाएगा ना, तो उस हिसाब से भी देखेंगे। वहीं हमें पता है कि कुड हमें क्या दिखाता है, कुड दिखाता है हमें पास्ट की क्षमता, कि पास्ट में हम क्या कर सकते थे। ठीक है, हमारे पास पास्ट में हम जो भी क्रियाएं करते थे तो उसके बारे में ये बताता है, पास्ट की एबिलिटी दिखाता है। तो वही है ना, ये उसकी एबिलिटी है कि वो जो है तैर लेता था तेज़ी से वो तैरता था, है ना। आई कुड स्विम वेरी फास्ट, मैं जो हूँ तेज़ी से तैर लेता था, है ना। तेज़ी से तैर लेता मैं जो हूँ तेज़ी से तैर लेता था। तो ये उसकी पास्ट की एबिलिटी तो दिखा रहे हैं ना, कि उसके अंदर क्या पावर थी पास्ट में, है ना। व्हेन आई वाज यंग आई कुड स्विम वेरी फास्ट। तो इस तरह से तो कैन हमें क्या दिखाएगा, कैन हमें प्रेजेंट की क्षमता दिखाएगा, हम प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, है ना, उसकी हमारी कैपेसिटी क्या है, क्या पावर्स हैं हमारे पास, क्या एबिलिटी। और कुड हमें दिखाएगा पास्ट की क्षमता। उसी तरह से कैन और कुड का एक और पॉइंट है, सारे पॉइंट्स में जो है हैं इसमें, तो मैं सारे ही कराऊंगी आपको। तो सब अब दूसरा हम देखते हैं कि कैन जो है, कैन फ्रेंडली रिक्वेस्ट या फिर परमिशन के लिए आता है। जब हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट करते हैं ना अपने दोस्त वगैरह से, है ना, तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। और कुड करते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, जो हम अपने टीचर्स वगैरह उनसे कोई भी बात करते हैं, उनसे किसी भी चीज़ की परमिशन मांगते हैं, तो हम कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो वही एग्जाम्पल है कि कैन आई टेक योर पेन, है ना। कोष्टक में ये लिख दिया है कि फ्रेंड या फिर इनफॉर्मल, तो मतलब दोस्तों से जब हम कोई चीज़ मांग रहे होते हैं परमिशन के लिए, वैसे तो खैर हमें दोस्तों से परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, हम बिना कह सकते हैं बिना परमिशन के ही सब कुछ कर लेते हैं, जो चाहिए होता है वो उठा लेते हैं बिना परमिशन के ही। बट यहाँ पर जो है हमें पढ़ना है इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो ग्रामर में क्या है कि फ्रेंड या फिर इनफॉर्मल जो परमिशन होती है उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, जो भी। ठीक है, वही से हम नीचे आप देखेंगे कि कुड आई टेक योर पेन, इसका भी वही मतलब है, कोई डिफरेंस नहीं है। कैन आई टेक योर पेन या फिर कुड आई टेक योर पेन। बट कुड कहाँ लग रहा है, कुड लग रहा है टीचर, या फिर जब हम टीचर से परमिशन ले रहे हैं, या फिर कह सकते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, औपचारिक तौर पर जो हम कह सकते हैं परमिशन मांगते हैं उसके लिए। तो कुड आई टेक योर पेन। और जब हम इसी तरह से हमें पेपर में लिखा होगा, क्या लिखा होगा, कैन की जगह जो है ये हमें डैश दे देंगे इस तरह से, मतलब ब्लैंक दे देंगे, और ऑप्शन में नीचे दे देंगे कैन, कुड, मे, माइट, और पूरा लिखा होगा आई टेक योर पेन, कोष्टक में इसी तरह से लिख देंगे इनफॉर्मल रिक्वेस्ट या फिर इनफॉर्मल परमिशन। तो हमें समझ में आना चाहिए भाई, जो इनफॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट होती है वो हम एक तरह से दोस्त से करते हैं, तो वहाँ हमारा कैन जाता है, ना कि कुड जाता है। ठीक है ना, इस तरह से तो वहाँ कैन चला जाएगा, कैन। और वह वैसे ये दे देंगे कि कुड आई टेक योर पेन, यहाँ पे कुड सही होगा, क्या सही होगा, आगे लिखा होगा टीचर या फिर फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए तो कुड, है ना। तो कैन क्या हो गया, कैन हमारा हो गया फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए कैन, और कुड हो गया हमारा फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। अगला है कैन, जो है ये जो है संभावना भी दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, दोनों ही कैन और कुड। अभी हमने क्या देखा, क्षमता दिखाते हैं, कैन प्रेजेंट की क्षमता और कुड क्या है, पास्ट की क्षमता। कैन और कुड रिक्वेस्ट के लिए भी आते हैं, कैन आता है फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए और कुड किसके लिए आता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। वैसे ही नीचे वाला पॉइंट है कि कैन और कुड जो है ये हमें पॉसिबिलिटी भी दिखाते हैं। अब कैन दिखाएगा हमें थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, मतलब जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसी चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, तो ऐसे सेंटेंस में जो है हम कैन का यूज़ करते हैं। और कोई ऐसी पॉसिबिलिटी, यानी कि रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब है जिसकी दूर दूर तक संभावना, मतलब एक तरह से ना के बराबर है, जिसकी दूर दूर तक की संभावना हो, तो वो क्या है, रिमोट पॉसिबिलिटी में आ जाता है, तो वहाँ हम कुड का यूज़ करते हैं। तो जैसे हमारा नीचे एग्जाम्पल लिखा है कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, है ना, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर किसी से जो है गलती होती है, तो एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। तो ये क्या है, एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, मतलब ये पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जो होती ही होती है सबसे, मिस्टेक जो है हर कोई करता है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कैन कर देंगे। वहीं अगला अगर है कि देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, मतलब तुम जहाँ बैठे हो तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है, तो ये क्या है, एक कह सकते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब इसकी दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है ना, इस तरह से। तो ये सेंटेंस इसमें क्या आएगा, कुड। तो कुड हमें दिखाता है रिमोट पॉसिबिलिटी जिसकी जो है दूर दूर तक संभावना ही ना हो, और कैन हमें दिखाता है क्या, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, कि हाँ जिसकी अच्छी खासी संभावना है, जो कि हो सकता है। तो वही एग्जाम्पल है कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, तो ये संभावनाएं देखो होती हैं, है ना, हर इंसान से गलतियां होती हैं, तो यहाँ हम कैन लगाएंगे। एंड वही नीचे वाला अगर हम देखें, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट,
तो इसकी संभावना जो है बहुत कम है, क्योंकि हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे जाहिर सी बात है जो है उसके नीचे बॉम्ब नहीं है, तो ये बहुत दूर दराज की संभावना है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहुत दूर इसकी पॉसिबिलिटी जो है बहुत ही दूर है, तो इसलिए यहाँ पे कुड। वहीं एक पॉइंट है कि कुड क्या होता है, कैन का पास्ट होता है। जहाँ पर भी हमें सेंटेंस पास्ट में लिख के पूरा मतलब दो सेंटेंस जुड़ रहे होंगे, क्या कर देंगे कि एक तरफ तो पास्ट आ रहा होगा और आगे क्या कर देंगे, वहाँ ये कैन लगा देंगे। जबकि हमें क्या करना है कि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, क्योंकि सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट है। तो मैंने बताया था आपको एक सेंटेंस ऑफ सीक्वेंस, मतलब जो सेंटेंस का सीक्वेंस था उसमें क्या था, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस आई थिंक है ना। हाँ, तो जो भी सेंटेंस का जो सीक्वेंस था उसमें क्या था कि जो पास्ट का है वो पास्ट में ही रहेगा। ठीक है ना, तो पास्ट का है तो हमेशा पास्ट में रहेगा। तो उसी तरह से है कि कैन का पास्ट होता है कुड। तो हम यहाँ देखेंगे ही टोल्ड अस, ही टोल्ड अस, टोल्ड पकड़ो, टोल्ड क्या है हमारा V2, यानी कि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है कि उसने हमसे कहा, क्या कहा, दैट यू कैन पास द एग्जाम, कि तुम एग्जाम पास कर सकते हो। उसने हमसे कहा, अब वो अभी थोड़ी नहीं कह रहा है ना। ही टेल अस अगर होता टेल अस तो आगे यू कैन पास द एग्जाम बिल्कुल सही जाता, बट यहाँ क्या है, ही टोल्ड अस, उसने हमसे कहा। आज से 10-20 दिन पहले कहा होगा, कभी भी कहा होगा, मतलब पास्ट में जा रहा है V2। तो V2 है ना, तो यहाँ पे फिर कैन कैसे कर दिया, पास्ट का है तो पास्ट में जाएगा। अब कैन का पास्ट क्या होता है, कैन का पास्ट अभी हमने देखा ये रहा कुड, तो यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड अस दैट यू कुड, है ना, ही टोल्ड अस दैट यू कुड पास द एग्जाम, इस तरह से। ठीक है ना, तो यही सब हमें सेंटेंस जो है इस तरह से ही आते हैं, इसी तरह के आएंगे। तो हमें देखना है कि भाई पास्ट का है तो पास्ट में रहेगा, और कैन है आगे, कैन आ रहा है, अगली जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है हमारी, ये कैन आ रही है। तो यहाँ पास्ट का था तो पास्ट में रखेंगे, तो हम कैन की जगह क्या करेंगे, कैन का पास्ट पकड़ेंगे कि हमने कैन का पास्ट तो पढ़ा है, कैन का पास्ट होता है हमारा कुड। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पे कुड कर देंगे, तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। वहीं अगला पॉइंट है कि कैन या कुड के बाद अगर आपको एबल टू दिख जाए, ये एबल टू दिख जाए तो वो गलत होगा। ठीक है ना, तो वो एबल टू मतलब कैन कुड के साथ एबल टू नहीं आ सकते। ठीक है ना, ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, हमें जो है एग्जाम में लगा के ही देंगे, तो हमें ध्यान रखना है कैन और कुड जो है उसके साथ एबल टू नहीं आ सकता। क्यों, तो कैन और कुड हमें क्या दिखाते हैं, हमें क्षमता दिखाते हैं। कैन और कुड, कैन प्रेजेंट की क्षमता, कुड पास्ट की, तो एबल टू जो होता है वो भी क्षमता ही दिखाता है। तो यहाँ पर भी क्षमता, यहाँ पर भी क्षमता, दोनों क्षमता मिलके जो है बहुत ज़्यादा क्षमता हो जाएंगी, तो ये हो जाता है सुपरफ्लुअस इंग्लिश में हमारा, कि मतलब आवश्यकता से बहुत अधिक हो गया, तो हमें इतनी क्षमता नहीं दिखानी है। तो कैन और कुड के साथ एबल टू जो है कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, एग्जाम में हमें लगा के देंगे, हमें इसको हटाना है। नीचे एक सेंटेंस हम देखते हैं कि राधिका कैन बी एबल टू सिंग वेल, राधिका कैन बी एबल टू सिंग वेल। ठीक है, अब हमने देखा कैन लिखा हुआ है, हमें कैन क्या बताता है, कैन बता रहा है राधिका की गाने की क्षमता, कि वो बहुत अच्छा गाती है राधिका। ठीक है, बहुत अच्छा गाती है, तो अब राधिका की जो है गाने की क्षमता दिखा रहा है। वहीं आगे एबल टू भी लगा दिया है, अब एबल टू भी क्षमता दिखा रहा है, तो ये हो गया सुपरफ्लुअस। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम एबल टू कट करेंगे, राधिका कैन एबल टू, सबसे पहले कैन के साथ एबल टू नहीं चलेगा, ये हम यहाँ से देख लेंगे, एबल टू कट करेंगे। वहीं हमें क्या है, मेन वर्ब तो हमारी सिंग है ना, तो सिंग रहेगी और यहाँ पे बी भी कट हो जाएगा। ठीक है, सो अब हो जाएगा राधिका कैन सिंग वेल, राधिका जो है अच्छा गा सकती है। ठीक है ना, तो राधिका कैन सिंग वेल हो जाएगा, ना कि राधिका कैन बी एबल टू, क्योंकि देखो एबल टू तो कट जाएगा। अब यहाँ पे बी क्यों लगा रहे थे, बी लगा रहे थे कैन के साथ बेस फॉर्म की वजह से, क्योंकि आगे एबल टू आ रहा था। और लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें तो एबल टू तो हम हटा ही देंगे, तो हमारी मेन वर्ब क्या हो जाएगी, कैन के बाद कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमारी सिंग हो गई, तो बी भी चला जाएगा, तो बी एबल टू पूरा कट हो जाएगा। अब राधिका कैन सिंग वेल। वैसे ही नीचे है कि रोहन कुड बी एबल टू रन फास्ट, हमने जैसे ही देखा कुड, कुड हमें दिखाता है पास्ट की क्षमता, और एबल टू जो है वो भी क्षमता ही दिखाता है, तो एबल टू भी हट जाएगा यहाँ से, और एबल टू के साथ साथ जो है ये बी भी चला जाएगा पूरा, क्योंकि कुड हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास मेन वर्ब ऑलरेडी रन है, तो हमें बी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रोहन कुड रन फास्ट, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया कैन और कुड के बारे में। सो कैन और कुड क्या है, कैन सबसे पहले प्रेजेंट की क्षमता बताता है और कुड पास्ट की क्षमता बताता है। ठीक है ना, ये हो गया। कैन हमें दिखाता है फ्रेंडली रिक्वेस्ट, कुड हमें क्या दिखाता है, फॉर्मल या फिर जो होती है फॉर्मल रिक्वेस्ट, या फिर जो भी हम टीचर्स वगैरह से अपनी रिक्वेस्ट करते हैं वो
फिर कैन क्या है, कैन हमें थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी भी दिखाता है, मतलब पॉसिबिलिटी भी दिखाता है जिसमें इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। और कुड हमें दिखा रहा है रिमोट पॉसिबिलिटी, जिसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। चौथा पॉइंट है कि कुड क्या है, कुड होता है कैन का पास्ट, कैन का पास्ट होता है कुड। तो सेंटेंस में हम देखेंगे पास्ट से हमारा सेंटेंस तो हो रहा होगा स्टार्ट, बट आगे हमें कैन लगा के दे देंगे तो हमें उस कैन की जगह क्या कर देना है, कुड कर देना है, इस तरह से। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कैन का पास्ट कुड होता है। अगला पॉइंट हमारा है कि कैन या कुड के साथ एबल टू नहीं चलेगा, ठीक है ना। कैन या कुड आपको देखे उसके साथ अगर एबल टू है तो आपको एबल टू कट करना है, तो वही है कि हमारा यहाँ बी एबल टू कट हो जाएगा। सो राधिका कैन सिंग बेल और रोहन कुड रन फास्ट, इस तरह से सेंटेंस सही हो जाएगा। कैन और कुड अपने साथ एबल टू क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कैन और कुड भी हमें जो है क्षमता दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, हमें क्षमता दिखाते हैं, यानी कि कैपेसिटी दिखाते हैं, कोई एबिलिटी दिखा रहे हैं हमें। और एबल टू जो है वो भी हमें क्षमता दिखाता है। तो यहाँ क्षमता क्षमता ज़्यादा क्षमता हो जाएंगी ना तो सुपरफ्लुअस हो जाता है, इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज में जो है हम उसको सुपरफ्लुअस बोलते हैं। तो कैन कुड के साथ जो है एबल टू नहीं आ सकता। जैसे एक होता है ना कि इफ़ और सपोज़, हम कहते हैं ना इफ़, है ना, यदि ऐसा हो, इस तरह से। वहीं अगर हम सपोज़ बोल दें तो सपोज़ का भी तो मतलब यही है कि हम जो है किसी चीज़ को मान रहे हैं कि यदि ऐसा हो जाए, सपोज ऐसा हो। तो जैसे इफ़ के साथ सपोज नहीं चलता है ना, उसी तरह से ये है कि कैन और कुड के साथ एबल टू जो है वो नहीं चलेगा, ठीक। ये हो गया। फिर हम देखते हैं अगली हमारी मॉडल वर्ब जो कि है वो है हमारी विल एंड सेल, ठीक है ना। आज हमने कैन कुड कर लिया और विल सेल भी कर लेते हैं। तो हमारी चार जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हमारी प्योर मॉडल्स हैं, वो हमारी प्योर मॉडल्स चार हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। सो बिल और सेल हमें क्या दिखाते हैं, फ्यूचरिटी, ये हमें दिखाते हैं भविष्यता, भविष्य के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि बिल और सेल जो है हम कहाँ फ्यूचर टेंस में भी तो हमने इनको पढ़ा था। तो इसीलिए ये है कि फ्यूचरिटी दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, हमें भविष्यता, भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं अगला है कि सेल जो है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सजेशन दिखाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें सजेशन के लिए जो है सेल का यूज होता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, क्या हो गया, बिल सेल सबसे पहले तो फ्यूचरिटी दिखा रहे हैं यानी कि भविष्य के बारे में बात करते हैं। और दूसरा क्या है कि सेल जो है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, आपको बस यही याद रखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि हमें ना जो है विल लगा के दे देंगे, तो हमें बस ये ध्यान रखना, बाकी इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। ये तो हमने फ्यूचर टेंस में पढ़ ही लिया है तो इसको हमें पढ़ना ही नहीं है। सेल के बारे में देखना है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें सुझाव या फिर सजेशंस की बात करता है सेल, तो हमें वहाँ बिल लगा के दे देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ सेल लगाना है, बस इतना ही सा इसका पॉइंट है। सो ये है यहाँ पर कि जैसे ये हो गया विल बी आस्क द टीचर, विल बी आस्क द टीचर। अब इसका मतलब क्या है, टीचर से बात करेंगे, मतलब हम टीचर से बात करेंगे, इस तरह से। जबकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, वही आ गया इंटेरोगेटिव में सजेशन। तो हम किसी से सजेशन मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं टीचर से बात करें क्या। मान के चलो कोई टॉपिक हमें नहीं आ रहा है और हम कह रहे हैं यार टीचर से बात करें क्या, तो सही जाएगा ना। और इसका क्या है कि हम टीचर से बात करेंगे, है ना, विल बी आस्क द टीचर, हम टीचर से बात करेंगे। जबकि हम क्या कह रहे हैं, हम सजेशन मांग रहे हैं अपने एक दोस्त से कि यार ये टॉपिक नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा ये पॉइंट, तो टीचर से बात करें क्या। तभी तो वो हमें कोई जवाब देगी कि हाँ करें। अभी हाँ तो हम सीधे बोल रहे हैं कि टीचर से बात करेंगे, तो कह देगी हाँ ठीक है भाई कर लेना बात। जबकि हम उससे सजेशन मांग रहे हैं, तो ये सजेशन में क्या हो जाएगा, विल बी आस्क द टीचर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा शैल बी आस्क द टीचर, ठीक है ना। शैल बी आस्क द टीचर, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगला हम देखते हैं कि विल बी टॉक टू द मैनेजर, तो वही सेम हो गया कि विल बी टॉक टू द मैनेजर, है ना। हम कहना चाह रहे हैं कि मैनेजर से बात करें क्या, है ना। मान के चले हमने कोई होटल बुक किया हुआ है और वहाँ कोई मसला हो गया, तो हम कह रहे हैं कि जो है होटल का मैनेजर है मुझसे बात करें क्या। अब बिल है ना, तो वही है कि सेल का पॉइंट याद रखना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सजेशन के लिए जो है हम हमेशा सेल का यूज करेंगे, तो कोई सोचना ही नहीं है। हम पीछे जो है देखेंगे कि हाँ यहाँ पे देखो इंटेरोगेटिव जो हमारा साइन होता है प्रश्नवाचक चिन्ह वो भी लगा हुआ है। और विल क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। टॉक क्या है, मैन वर्ब। तो हमारा इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका यही तो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, देन हमारी मैन वर्ब। तो ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सजेशन दिखाने के लिए हम विल का यूज़ नहीं करते, हम किसका करते हैं, सेल का यूज़ करते हैं। सो हम यहाँ पे कर देंगे कि सेल वी टॉक टू द मैनेजर, मैनेजर से बात करें क्या, इस तरह से, ठीक है ना। सो अगला है कि विल आई गो टू मार्केट। अब इसका है क्या मैं मार्केट जाऊंगी,
है ना, इस तरह से है। क्या मैं मार्केट, जैसे ऊपर था ना, बिल भी आस्क द टीचर, क्या हम टीचर से बात करेंगे, इस तरह से है ना, क्या हम टीचर से बात करेंगे, है ना, जबकि हम कहना चाहते हैं कि टीचर से बात करें क्या, है ना, क्या हमें टीचर से बात करनी चाहिए, हम उससे सजेशन मांग रहे हैं, तो इसीलिए इनमें सेल जा रहा था। वैसे ही आप नीचे देखें कि विल आई गो टू मार्केट, है ना, क्या मैं जो हूँ, क्या जो मैं है मार्केट, क्या मैं बाजार जाऊंगी, मार्केट मार्केट नहीं बाजार, है ना, तो नीचे वाला क्या है, बिल आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाऊंगी। अब यहाँ मैं पूछ रही हूँ आपसे, मान के चलो क्या मैं बाजार जाऊंगी, अब तुम कहोगे भाई हमें क्या पता तुम बाजार जाओगी या नहीं जाओगी, ठीक है ना। वहीं अगर हम नीचे वाला देखें कि सेल आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाऊँ, यहाँ मैं पूछ रही हूँ क्या मैं बाजार जाऊँ, आप तुरंत कह रहे हैं हाँ जाओ, अगर ज़रूरत है तो जाओ, नहीं है तो नहीं जाओ, आपका जवाब ये आएगा, है ना, हाँ आएगा या फिर ना आएगा। क्या मैं बाजार जाऊँ, वहीं ऊपर वाला है कि बिल आई गो टू मार्केट, तो इसका क्या है, क्या मैं बाजार जाऊंगी, तो आपको नहीं पता ना मैं बाजार जाऊंगी या नहीं, आपका वही आपकी मर्जी है, आप जाओ या ना जाओ, तो इस तरह से। तो विल आई गो टू, तो वही है कि यहाँ पे भी हम सजेशन मांग रहे हैं, तो इसलिए ये जो हमारा सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, विल नहीं होना चाहिए तो सेल होना चाहिए, तो जो कि नीचे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ये चीज़ है यहाँ पर कि सजेशन में जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब सजेशन की बात हो रही होगी तो वहाँ बिल ना आके वहाँ पे क्या आएगा, शैल आ जाएगा, ठीक है। शैल आई गो टू मार्केट, शैल वी आस्क द टीचर, शैल वी टॉक टू द मैनेजर, इस तरह से, ठीक है ना। ऊपर वाला क्या जा रहा है, क्या हम मैनेजर से बात करेंगे, इस तरह से, जबकि मैं कहना चाह रही हूँ क्या मैनेजर से बात करें, मतलब मैनेजर से बात करें क्या, इस तरह से, है ना, सजेशन मांग रहे हैं ना कि बता रहे हैं कि हम मैनेजर से बात करेंगे, क्या हम टीचर से बात करेंगे, क्या मैं मार्केट जाऊंगी, है ना, क्या मैं मार्केट जाऊं, ये है, ये हम सजेशन मांग रहे हैं, उससे सुझाव मांग रहे हैं कि क्या मुझे मार्केट जाना चाहिए। तो इससे क्या समझ में आया, फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है, आई और वी, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ये आई होप आपने पढ़े होंगे, जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। सो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, मैं, यानी कि मैं जो बोल रही हूँ ना वो होता है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में आई होता है। अब जब कई सारे लोग हो जाते हैं, यानी मान के चलो मेरे साथ 2-4 लोग और बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी, हम सब बोल रहे हैं ना, तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और बी आता है, तो फर्स्ट पर्सन जो है उसके साथ हम बिल का यूज़ ना करके किसका करते हैं, सेल का, ठीक है ना। वही चीज़ है कि आप देखें यहाँ पे बी था, फर्स्ट पर्सन, बी फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, ये याद रखना, वी और आई, सीधी सी बात है, कुछ ध्यान ही नहीं रखना। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सजेशन की बात हो रही होगी तो उसमें जो है वी और आई के ही बारे में हमसे पूछा जाएगा पेपर में, ये वी आई आई, ठीक है ना। तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन हो गए वी और आई, तो इनके साथ विल ना यूज़ करके हम क्या करते हैं, सेल का यूज़, इसीलिए यहाँ पे विल नहीं होगा, ये नीचे वाला बिल्कुल सही है, ऊपर हमने सेल करके दिखा दिया, तो आप सेल लगा लेंगे, ठीक है। तो ये विल और सेल का हमारा हो गया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो विल और सेल है, विल एक तो हमें भविष्य के बारे में बताता है, विल और सेल हमें भविष्य के बारे में बता रहे हैं। दूसरा क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सजेशन जब सुझाव की बात होती है तो वहाँ हम सेल से दिखाते हैं, तो वही यहाँ पे सारे के सारे जो सेंटेंस थे ये रॉन्ग थे, यहाँ पे सेल लगा लो, नीचे वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन के साथ बिल नहीं आएगा, क्या आएगा, सेल आएगा, ठीक है। तो आज हमारा क्या हो गया, कैन कुड के हमने जो है 5 पॉइंट थे, पाँचों के पाँचों पॉइंट पढ़ लिए, और उसके बाद विल सेल के हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट थे, ऊपर वाला तो हम फ्यूचर टेंस में पढ़ ही चुके हैं, तो इसमें हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। और शेल के बारे में हमें सेकंड पॉइंट जानना था, जो कि हमने जान लिया कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा जब उसमें सजेशन या फिर सुझाव की बात हो रही होगी तो वहाँ हम बिल ना लगा के सेल लगाएंगे, ठीक। ठीक है, तो हम जो है अब अगला और देख लेते हैं, एक और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सेट पढ़ लेते हैं पूरा, मे, माइट और मस्ट के बारे में, ठीक है ना। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारी चल रही हैं, जिसमें हम अभी प्योर मॉडल्स पढ़ रहे थे, है ना। प्योर मॉडल्स में हमने कौन सी कर ली, कैन कुड कर ली, विल और शैल कर ली। अब हम करते हैं मे, माइट और मस्ट, ठीक है ना। मे, माइट और मस्ट को कर लेते हैं कि मे, माइट और मस्ट जो है, अब पहला पॉइंट देखते हैं कि ये दिखाते हैं पॉसिबिलिटी, ये भी हमें पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, यानी कि संभावना दिखाते हैं। अब जब बहुत हाई पॉसिबिलिटी की बात हो रही होगी, है ना, सेंटेंस में बहुत हाई पॉसिबिलिटी की बात हो रही होगी, तब हम मस्ट का यूज़ करेंगे। और मीडियम पॉसिबिलिटी की बात हो रही होगी तो मे का, और बिल्कुल ही लो, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की है तो वहाँ हम माइट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, माइट का। तो मे, मस्ट और माइट तीनों ही पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, हमें याद रखना, इस तरह से हम कर लेंगे।
माइट मे मस्ट ऐसे याद कर लेंगे, और माइट मे मस्ट से नीचे से ऊपर चले जाएंगे, लो मीडियम और हाई, ठीक है। माइट मे मस्ट लो मीडियम हाई, माइट मे मस्ट लो मीडियम हाई, इस तरह से। तो माइट हमें जहाँ भी सेंटेंस में हमें बहुत ही कम पॉसिबिलिटी की बात हो रही होगी वहाँ हम लो लगा देंगे, माइट लगा देंगे, यानी कि लो पॉसिबिलिटी तो माइट, और मीडियम पॉसिबिलिटी तो मे, और हाई पॉसिबिलिटी तो क्या हमारा मस्ट। अब हम एग्जांपल देखते हैं नीचे वाला कि रोहन स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, रोहन स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, ही वी रिच। अब यहाँ फिल मतलब यहाँ पे हमें ब्लैंक दिया हुआ है, खाली जगह दी है ना। अब हम यहाँ पर देखें कि जो रोहन जो है वो कहाँ रह रहा है, 5 स्टार होटल्स में, ठीक है। वो जो है 5 स्टार होटल्स में रुकता है। तो आप खुद सोचें, जो इंसान 5 स्टार होटल्स में रुक रहा है, उसमें रह रहा है, तो उसकी जो है रिच होने की, है ना, लिखा है ना बी रिच, यानी रिच होने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, आप खुद बताएं। ज़्यादा होगी, बहुत, मीडियम होगी, या फिर लो होगी। हो जाएगी उसकी पॉसिबिलिटी जो है रिच होने की बहुत ज़्यादा होगी, तभी तो वो 5 स्टार होटल्स में रुक रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही हमें ऑप्शंस पे नीचे दिया होगा, ये सेंटेंस लिख दिया होगा, यहाँ पे जगह खाली होगी, ऑप्शन नीचे लिखा होगा मस्ट, मे, माइट, और भी कुछ कैन वैन भी कर सकते हैं चौथा ऑप्शन, या नन ऑफ द एबव कर सकते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं। तो हम क्या चूज करेंगे, रोहन जो है 5 स्टार होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में स्टेज है ना, तो वो जो है 5 स्टार होटल्स में रहता है, तो उसकी जो है रिच होने की पॉसिबिलिटी क्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसीलिए क्या आ जाएगा कि ही मस्ट बी रिच, है ना, मस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये जो जगह खाली पड़ी है ना, यहाँ पे हम मस्ट को फिल कर देंगे कि रोहन स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, ही मस्ट बी रिच। ये लिखा है ना ऊपर, मस्ट जो है हाई पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, मस्ट किसको दिखा रहा है, हाई पॉसिबिलिटी को। तो हाई पॉसिबिलिटी तो है, बहुत ज़्यादा संभावना है रोहन के रिच होने की, तभी तो वो 5 स्टार होटल्स में रुकता है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे मस्ट आ जाएगा। वहीं हम नीचे पॉइंट देखें सेकंड, कि माइट जो होता है मे का पास्ट होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना कि कुड क्या था, कैन का पास्ट, उसी तरह से माइट क्या है, मे का पास्ट है। तो याद रखना है कि मे का पास्ट हमारे पास होता है, वो होता है माइट होता है। तो सेंटेंस देखेंगे कि मोहन टोल्ड मी, मोहन ने जो है मुझसे कहा, मोहन टोल्ड मी। अब टोल्ड क्या है, V2, टेल होता तो V1 होता है, लेकिन रोहन ने मुझसे कहा, तो ये क्या है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। दैट ही मे गो टू स्कूल, की वो जो है स्कूल जाएगा, रोहन ने मुझसे कहा। अब रोहन ने मुझसे कहा, हमने देखा यहाँ पे V2 है, तो आगे भी जो है पास्ट का है तो पास्ट में जाएगा। तो आगे क्या है, यहाँ पे मे कैसे हो गया, यहाँ पे मे ना होके क्या हो जाएगा, हम माइट कर देंगे, MIGHT, ठीक है ना। मे का पास्ट हमारे पास क्या है, माइट है। तो मोहन टोल्ड मी दैट ही माइट गो टू स्कूल, रोहन ने मुझसे कहा कि वो स्कूल जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो माइट हो जाएगा, ना कि मे हो जाएगा। तो वही है इसमें, सबसे पहले क्या है, हमें ये पॉसिबिलिटीज़ दिखाते हैं, है ना, हाई पॉसिबिलिटी, मीडियम पॉसिबिलिटी, लो पॉसिबिलिटी। उसके लिए हमने देख लिया कि मस्ट, मे और माइट। तो हमने सेंटेंस में जो है उसको फिल करके भी देख लिया कि किस तरह से सही जाएगा। अगला क्या है, माइट हमारा जो होता है वो मे का पास्ट होता है। तो हमने देखा मोहन टोल्ड मी, टोल्ड हमारा V2 है, तो पास्ट का है तो पास्ट में जाएगा। तो मे ना होके क्या हो जाएगा, मे का पास्ट हमारे पास है, नहीं होता तो हम देखते हैं। अब हमारे पास तो है मे का पास्ट, तो हमने क्या कर दिया, माइट कर दिया, ठीक। तो अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है कि मे क्या है, मे क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज में पर्पस यानी कि उद्देश्य दिखाता है। अब ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज वगैरह जो हमारी होती है वो हम पढ़ते हैं तब जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, है ना, कि सेंटेंस जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसमें जब हम ये पढ़ते हैं ना, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती हैं। तो इस तरह से तो अभी जो है हमें इतना बस जानना है कि हमें क्या दिख रहा होगा सेंटेंस में, इन ऑर्डर दैट या फिर सो दैट दिख रहा होगा, है ना। तो ये इन ऑर्डर दैट, सो दैट हमारी क्या हो गई है, ये हमारी कंजंक्शन होती हैं, ठीक है ना, संयोजक होते हैं कंजंक्शन। तो ये क्या होते हैं, इनके बाद जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि एक ये सेंटेंस लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा इन ऑर्डर दैट सो दैट, और इस तरह से आगे सेंटेंस लिखा होगा, है ना। तो ये हो गया, तो ये हमारे यहाँ पे इन ऑर्डर दैट सो दैट हमें दिख जाएगा। तो ये क्या दिखाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये जो हमारी आगे वाला जो पूरा हमारा सेंटेंस होता है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, ठीक है। तो ये उसमें क्या है, ये आ रहा होगा उसमें पर्पस या फिर उद्देश्य के लिए, ठीक है ना, इस तरह से। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इन ऑर्डर दैट और सो दैट ये हमें दिखें सेंटेंस में। तो इसके आगे अगर सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट से स्टार्ट हो रहा होगा, फ्यूचर से, इस तरह से कुछ भी,
तो हमारा मे जाएगा, है ना। प्रेजेंट से अगर स्टार्ट हो रहा होगा तो मे जाएगा। और वहीं अगर जैसे ये है यहाँ पे इन ऑर्डर दैट सो दैट हो गया ये सेंटेंस, ये और ये वाला सेंटेंस जो है अगर ये पास्ट में होगा ना तो यहाँ पे फिर हम माइट कर देंगे। माइट, ये माइट लिखा है ना, माइट, तो माइट पास्ट के लिए और मे किसके लिए, प्रेजेंट के लिए। किस लिए, जब सब ऑर्डिनेट क्लॉज में हमें उद्देश्य पर्पस दिखाना होता है तब। इन ऑर्डर दैट या सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है, इन दोनों का ही मतलब होता है ताकि, कि मैं पढ़ रही हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, गवर्नमेंट जॉब ले सकूँ, है ना। ऐसे ही इस तरह से हमने हिंदी में बोला ना तो वही होता है इसी तरह से। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे कि मे जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमें पर्पस दिखाता है, कैसे दिखाता है। अब देखो ये यहाँ पे एग्जांपल है, ही परचेजेस दिस बैच, ही परचेजेज दिस बैच सो दैट, ये देख गया ना, सो दैट ही मे स्टडी, इस तरह से, ठीक है ना। सो ही परचेजेज दिस बैच, है ना, उसने ये बैच जो है परचेज किया है। क्यों परचेज किया है, क्यों किया है, ताकि, सो दैट यहाँ पे हो गया हमारा ताकि, ताकि क्या है, ही में स्टडी, ताकि वह पढ़ सके, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाती है ये वाली। तो सो दैट जो है, सो दैट के आगे जो है हमें मे दिखेगा, क्योंकि यहाँ देखो परचेजेस V1 के साथ क्या है, एस लगा दिया ना, एस लगा दिया है, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में बन गया तो इसलिए हमने मे का यूज़ किया, ठीक है। सो ही परचेजेस दिस बैच सो दैट ही में स्टडी, इस तरह से दिखेगा, है ना। तो ये उद्देश्य तो दिखा रहा है कि उसने परचेज क्यों किया है, बैच क्यों किया है, क्योंकि वो पढ़ सके। तो ये उसका उद्देश्य तो है, पढ़ना उसका उद्देश्य है। तो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमें उद्देश्य दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, हमारे पास इन ऑर्डर दैट और सो दैट होगा, तो बस हमें ये देखना है कि इन ऑर्डर दैट और सो दैट के आगे जो है हमें मे लगाना होगा। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जाएगी वहाँ मे लगना होगा, और पास्ट का होगा तो क्या लग जाएगा, हमारा माइट लग जाएगा। वहीं अगला है, ही हैज़ मैनी लग्जूरियस कार्स सी वी रिच। अब देखो उसके पास बहुत सारी जो है भाई कार है, लग्जूरियस कार है। कभी वो जो कह दो आप BMW में आ रही हैं, कभी फरारी में, कभी सफारी में, इस तरह से कई सारी कार हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, सी हैज़ मैनी लग्जूरियस कार, उसके पास बहुत सी कार हैं। तो सी बी रिच, तो उसके रिच होने की संभावना कैसी है, ये एग्जांपल हमारा पिछले से है, मे माइट मस्ट हमने जो पढ़ा था ना संभावना, वो तो उसके रिच होने की, जब वो है कई सारी, उसके पास कई सारी कार हैं, एकदम से एकदम लग्जरी लाइफ वो जी रही है, कई सारी उसके पास कार हैं, तो क्या है, तो उसके रिच होने की संभावना क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सी मस्ट बी रिच, ठीक है ना, सी मस्ट बी रिच, इस तरह से। यू कम हेयर, अब अगला है कि यू कम हेयर, ऊपर वाला तो समझ में आ गया ना कि उसके पास बहुत सारी जो है कार हैं, लग्जूरियस कार हैं। तो क्या है कि सी मस्ट बी रिच। अगला आता है कि यू कम हियर, है ना, यू कम हियर सो दैट, सो दैट, अब देखो सो दैट इन ऑर्डर दैट, अभी हमने बताया था कि सो दैट इन ऑर्डर दैट के आगे अब यहाँ पे देखें V1 है ना, यू कम हियर, कम हियर, तो कम यहाँ पे V1 है, तुम यहाँ आते हो, क्यों आते हो, सो दैट, ताकि, यू कैन स्टडी, ताकि तुम पढ़ सको। अब यहाँ पर हमने देखा सो दैट, सो दैट क्या है, आगे हमें पर्पज़, है ना, सो दैट ताकि, ताकि, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। पर्पज़ दिखाने के लिए हमें कौन सी मॉडल वर्ब चाहिए थी, हमें कैन तो हमने नहीं पढ़ा था। सबऑर्डिनेट क्लॉज में पर्पज़ दिखाने के लिए या तो मे आएगा या फिर माइट आएगा। सो दैट इन ऑर्डर दैट से भी याद रखो कि इसके आगे हमें मे ही चाहिए ना कि कैन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन कट करके जो है हम मे कर देंगे, इस तरह से। यू कम हेयर सो दैट यू मे स्टडी, है ना, सो दैट यू मे स्टडी। वहीं अगला देखें कि रोहन टोल्ड मी, रोहन टोल्ड मी, रोहन ने जो है मुझसे कहा। अब यहाँ देखा हमने V2 दैट, रोहन टोल्ड मी दैट, दैट, ठीक है, V2 है, पास्ट का है तो पास्ट में, दैट ही मे गो टू स्कूल, तो मे ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट ही माइट गो टू स्कूल, क्योंकि मे का पास्ट हमारे पास पता ही है माइट होता है, ठीक है ना, ये हमने अभी पढ़ा ही था। मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। तो यहाँ जब सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आगे हम मे कैसे लगा सकते हैं, मे नहीं लगा सकते ना, तो क्योंकि मे जो है वो हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, पास्ट, जबकि सेंटेंस हमारा पास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए हमारा माइट हो जाएगा। सो रोहन टोल्ड मी दैट ही माइट गो टू स्कूल, ठीक, ये हो गया। फिर अगला पॉइंट है हमारा ये चौथा एग्जाम्पल ना होके ये हमारा पॉइंट है ये वाला। चौथा क्या है, मे और माइट के बाद पॉसिबली
पॉसिबली या फिर अगर लाइकली टू लिखा हो इनके साथ में ही, मे माइट लिखा हो और इनके साथ पॉसिबली या फिर लाइकली टू लिखा हो, तो ये जो है नहीं आएगा, ठीक है। मे माइट के साथ ये दोनों वर्ड हमें देखने को नहीं मिलेंगे, सेंटेंस में तो मिलेंगे बट ये हमारे जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गलत होंगे, तो हम जो है इनको कट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मे और माइट हमें क्या दिखाता है, मे और माइट पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, और ये जो पॉसिबली या लाइकली टू है ये भी पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, समझ रहे हैं ना, किसी चीज़ की संभावना जो है दोनों ही दिखा रहे हैं, तो फिर वही हो जाएगा कि सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले उसको उसमें पढ़ा था ना, कैन कुड में, क्योंकि कैन और कुड जो है क्षमता दिखाते थे, तो उनके साथ एबल टू हम नहीं ले सकते थे, है ना, एबल टू नहीं ले सकते थे क्योंकि सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ज़्यादा क्षमता हो जाएगी। वैसे ही हमारा मे माइट के साथ पॉसिबली या फिर लाइकली टू हम नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो इसीलिए जो है मे माइट के साथ पॉसिबली या फिर लाइकली टू अगर हमें सेंटेंस में दिखे तो हमें उसको अपना कट करके सही करना है। सो सेंटेंस पकड़ो, सबसे पहले ही मे पॉसिबली कम टू योर प्लेस। अब ही मे क्या है कि वो जो है तुम्हारे यहाँ आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक है। तो मे ऑलरेडी पॉसिबिलिटी बता रहा है कि वो जो है तुम्हारे यहाँ आएगा। अब जो है पॉसिबली भी जो है हमें क्या बता रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, पॉसिबली को कट कर देंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, ही मे कम टू योर प्लेस, ठीक है। वैसे ही अगला है कि सी माइट लाइकली टू पास द एग्जाम। सी माइट है ना, वह जो है एग्जाम पास कर जाए, तो एग्जाम पास कर जाए उसकी संभावना माइट ऑलरेडी दिखा रहा है, तो लाइकली टू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लाइकली टू कट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा कि भाई मे के साथ, मे या माइट के साथ पॉसिबली या फिर लाइकली टू नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये फिर सेंटेंस में जो है सेंटेंस को जो है सुपरफ्लुअस कर देंगे। तो इसलिए क्या है, ही मे कम टू योर प्लेस, सी माइट पास द एग्जाम, ठीक, इस तरह से। तो आज हमारी जो हो गई, ये हमने अभी पढ़ ली कौन सी, मे माइट मस्ट को जो है हमने पढ़ लिया। मे माइट मस्ट में जो है हमें पॉसिबिलिटी, सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, मस्ट हमें दिखाता है हाई पॉसिबिलिटी, मे दिखा रहा है मीडियम और माइट दिखा रहा है लो पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब माइट क्या है, माइट हमारा जो है मे का पास्ट होता है, वो माइट होता है। मे का एक पॉइंट है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में पर्पज दिखाता है, हमें ये एग्जैक्ट ये वर्ड देखने को मिलेंगे, इन ऑर्डर दैट और सो दैट, ठीक है, ये दिखाएंगे। इनके आगे जो है हमें मे लगाना है अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है, और अगर पास्ट में है तो हमें लगा देना है माइट, ठीक है ना। पास्ट में है, आप ना ऐसे माइट के नीचे ना कोष्टक में इस तरह से लिख लेना कि पास्ट, ठीक है। अगर पास्ट में है, पास्ट का सेंटेंस होगा तो माइट जो है पास्ट वाले में चली जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब भी पर्पस दिखा रहे होंगे, सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो मे का यूज़ हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स हो गए। और इसमें मे माइट का एक पॉइंट और है कि मे और माइट के साथ जो है पॉसिबली या फिर लाइकली टू नहीं चलेंगे, ठीक है, ये दोनों जो है पॉसिबली या फिर लाइकली टू नहीं चलेंगे, नहीं तो हमारा जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने अपने जो है विल सेल कर लिए, कैन कुड कर लिए और मे माइट मस्ट कर लिए। तो कितने हो गए, 2 4 और 7 हो गए ना, 3 ये हो गए, हाँ ये है ना, विल सेल कर लिए हमने, 2 3 ये कर लिए, मे माइट और मस्ट, ठीक है ना, मे माइट और मस्ट ये हमने 3 कर लिए, 3 2 5 और 2 कैन और कुड। तो हमारी जो है 7 आज मॉडल, प्योर मॉडल्स जो थी हमारी वो हमने 7 कंप्लीट कर ली। अब 3 4 और बची हैं, वो हम कल की क्लास में करेंगे, जिसमें हमारा शुड और टू हो जाएगा और मे बी बुड और रह जाता है ना। इतनी 2 3 4 रह गई हैं, वो हम कल करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्शियल या फिर इम्प्योर मॉडल्स को, उनको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारी जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी, जो कि 3 होती हैं, बी डू हैव। उसके बाद हम अब मॉडल ऑक्सिलरी पर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्योर मॉडल्स को पढ़ रहे हैं। पहले हमने कैन कुड किया, कैन कुड के बाद हमने कर लिया अपना ये विल और शैल, ठीक है। सो कैन कुड के बाद हमने विल और शैल कर लिया, एंड विल शैल के बाद जो है हमने कंप्लीट कर लिया किसको, मे माइट और मस्ट को। सो ये चीज़ें जो है वर्ब वगैरह है ना, ये एकदम से पहली क्लासेस समझ में नहीं आती हैं, इनको जब हम 1 2 बार अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तब ये हमें जो है कह सकते हैं अच्छे से समझ में आने लगती हैं। तो यही है, आप इस क्लास को जो है एक बार अच्छे से पढ़ें, देन क्या करें, इसके नोट्स जब बना रहे हैं ना, तब भी इसको नोट्स बनाते टाइम भी जो है आप पढ़ते पढ़ते ही नोट्स बनाएं, तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप तीसरी बार जब इसका रिवीजन करेंगे
तो मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत अच्छे से आने लगेंगी, जिस तरह से अभी मुझे समझ में आ रही हैं बिल्कुल आप उसी तरह से इसमें परफेक्ट से हो जाओगे। ठीक है, तो क्योंकि जितना हमें चाहिए है हम उतना ही पढ़ रहे हैं, इतना ये सब आता है पेपर में इसीलिए। और वर्ब का जो टॉपिक है ये सच में बहुत बड़ा है, और अभी तो हम बेसिक वर्ब पढ़ रहे हैं जो कि हमारी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब में ही तो हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद क्या होता है एडवांस वर्ब और आता है। तो वर्ब का ये टॉपिक बहुत लेंदी है, इसमें कम से कम ऐसे 10-12 क्लासेस लग जाती हैं। तो अभी हम जो है अपनी बेसिक वर्ब कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद जब हमारी पूरी इंग्लिश ख़त्म हो जाएगी तो लास्ट में हम एडवांस वर्ब भी पढ़ेंगे। तो वही है कि आप इसको जो है अच्छे से अपना कह सकते हैं अच्छे से पढ़ें, फिर नोट्स बनाएं, देन इसका रिवीजन करें, तभी कुछ होगा इसमें। ठीक है ना। सो आई होप आपको जो है ये क्लास समझ में आई हो, आपके लिए क्लास हेल्पफुल रही हो। अब जो है मैं कल की क्लास में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।